नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि एक तरफ हमारे किसान आंदोलन को 79 दिन हो गए हैं और आपने देखा होगा इसी बीच में हमारे संसद के अंदर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि चीन की सेना अब गलवान घाटी में जो पेंगोंग झील है उसके फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चली जाएगी वापस, और भारत की सेना आगे भविष्य में जो पेट्रोलिंग करती थी फिंगर 8 तक, वो फिंगर 8 की बजाय फिंगर 3 तक ही जा पाएगी। और उन्होंने कहा कि हमने इसमें कुछ नहीं खोया है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, गलवान घाटी में सच में संघ परिवार, मोहन भागवत जिसके मुखिया हैं, उनके परिवार की एक इकाई भाजपा, न भारतीय जनता पार्टी ने कुछ खोया है और न भाजपा सरकार ने, जो मोदी की अगुवाई में चल रही उस सरकार ने कुछ खोया है। तो 15 जून को हमारे देश के 15 जून को 20 जवानों की आपने देखा होगा उनकी शहादत हुई पेंगोंग झील के फिंगर 4 पर। अपनी मातृभूमि की हिफाजत के लिए हमारे जवान निहत्थे, जिन पर चीनी सैनिकों ने हमला किया, 20 जवानों को पीट पीट कर मार डाला था। 76 जवान जो घायल हुए, उनमें से एक और हैं हवलदार, जो 50 दिन बाद आपने देखा धन सिंह, उनकी भी शहादत हुई। 21 जवानों की शहादत हो गई। हमारे देश के माओ के 21 जवान उनके शहीद हो गए। हमारे देश के महिलाओं की जो उनके सुहाग उजड़ गए, हमारे देश की बहु बेटियों के। और हमारे देश में जो बच्चे अनाथ हो गए, हमारे देश ने खोया। हमारे 21 जवानों की शहादत हो गई है। और हमारे देश का रक्षा मंत्री कहता हमने कुछ नहीं खोया। क्यों खोएंगे रक्षा मंत्री? उनका बेटा तो सत्ता के मौज मस्ती ले रहा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आपने देखा कि फिंगर 8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे। और मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी गलवान घाटी के हमले के बाद कहा था, मैं आपको याद दिलाता हूं, 15 जून को हमारे निहत्थे जवानों को चीन के सैनिकों ने घर में घुस करके पीट पीट कर मार डाला। उनके पास हथियार थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 16 जून को टेलीविजन और अखबार उजागर कर चुके थे। और तीसरी बात, 17 जून तक देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। उस शब्द मैं कहना चाहता हूं, एक आपने सुना होगा, सुशांत राजपूत आत्महत्या करता है और आत्महत्या की बात जैसे ही पब्लिक डोमेन में आती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री शोक प्रकट करते हैं। पर गलवान घाटी में, क्योंकि बिहार का चुनाव था और बिहार के रेजिमेंट के जवान मारे जाते हैं, घायल कर दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री दुख व्यक्त नहीं करते। 17 जून को मुख्यमंत्रियों की मीटिंग थी कोरोना को लेकर, वहां एक शब्द बोलते हैं प्रधानमंत्री, शहीदों की शहादत बेजा नहीं जाएगी। और 17 जून को एडीबी बैंक से 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्ज लिया जाता है, जो चीन के द्वारा पोषित बैंक है। और 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग होती है। ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं? हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है, कोई नहीं घुसाया है, हमारी जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है। मैं आप सब देश के दर्शकों से कहना चाहता हूं, अगर हमारी सीमा में कोई घुसा ही नहीं था, तो रक्षा मंत्री ने संसद के अंदर जो कहा कि चीन की सेना वापस चली गई है, फिंगर 8 तक चली जाएगी, तो यदि रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, कोई घुसा नहीं था, तो विपक्ष में भी और सत्ता पक्ष में बैठे सांसद जो राष्ट्र की भक्ति करते हैं, जिनके खून में भारतीयता है, राष्ट्रीयता है, उनसे मैं अपील करता हूं कि देशद्रोह का मामला लाए राजनाथ सिंह के खिलाफ। और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री सच बोल रहा है, तो देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं कायम होना चाहिए? हमारे जवानों की शहादत के बाद ये बोलने वाले प्रधानमंत्री के खिलाफ, जिसने कहा कोई घुसा नहीं है, कोई घुस आया नहीं, हमारी जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, संघ परिवार के लोगों को कोई दुख नहीं है। ये वही लोग हैं, जब लोकसभा के चुनाव में अभी 14 फरवरी आने वाली, मैं आपसे अपील करता हूं, हमारे पुलवामा के जवानों की शहादत का दिन है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी कि जवान मारे जाएंगे, मोदी सरकार ने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज की। हमारे देश के जवानों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए आला अधिकारियों ने हवाई जहाज की मांग की, मोदी सरकार ने हवाई जहाज देने की मना कर दी। जो सड़क पर जवानों को मारा जाएगा,
3700 जवानों को एक साथ उतारा गया। RDX भरी गाड़ी कहां से आई? और नरेंद्र मोदी जब पहली बार 26 मई को प्रधानमंत्री बने तब से लेकर आज तक एक ही दिन वनवास हुआ, 14 मई को, जब आतंकियों ने पुलवामा में हमारे जवानों की हत्या की। एक तरफ उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े बिखरे हुए थे और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी उसी समय बिना मोबाइल के रडार के वनवास में अपनी फिल्म की शूटिंग और नौकायन में व्यस्त था। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए हमारे पुलवामा में 40 जवान मरवा दिए गए। बिहार के चुनाव जीतने के लिए निहत्थे बिहार रेजिमेंट के जवान मरवा दिए गए। और हमारे देश के किसानों का आंदोलन चल रहा है, 290 के करीब किसानों की शहादत हो गई। पूरे देश और दुनिया में किसान आंदोलन की चर्चा है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जब हमारे देश में 5 मई को चीन ने कब्जा कर लिया था 5 मई को, तो फिर 12 जून को चीन की कंपनी को 1124 करोड़ का ठेका टनल बनाने का मोदी सरकार ने दिया। और 15 जून को हमारे जवानों की शहादत होती है, हत्या हो जाती है एक तरीके से मैं कहूं, और मोदी सरकार वो टनल बनाने का ठेका रद्द कर देती है, कई ऐप भी प्रतिबंधित कर देती है। और जिस दिन 3 जनवरी को हमारे देश के 57 से ज्यादा किसान, 57 से ज्यादा किसानों की शहादत होती है, हमारे देश की मोदी सरकार वही 1124 करोड़ का ठेका चीन की कंपनी को दोबारा कायम कर देती है। और अब हमारे देश में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको पता है कि संघ परिवार के शासन में संविधान की प्रति जलाई गई, संविधान खतरे में है। हमारे देश के चुनाव जीतने के लिए जवानों को मरवाया जा रहा है, जवान खतरे में है। हमारे देश के किसान जुलाई से लड़ रहे हैं, हमारे देश के खेत खाद्यान्न और खलिहान को बहुराष्ट्रीय राष्ट्रीय कंपनियों के हवाले गिरवी रखने का। सीधे शब्दों में कहूं तो भारतीयों की रोटी को अमीरों की तिजोरी में कैद कराने के लिए जो 3 काले कानून आए हैं, उन्हें खत्म कराने के लिए जुलाई से जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में जब किसानों को मरवा करके पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीतने का षड्यंत्र है। मैं ये कहना चाहता हूं, पहली मर्तबा है, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप देखिए कि भारत का अक्साई चीन, जिसको बर्फ का रेगिस्तान कहा जाता है, वो हमारा हिस्सा है। देश को कहा जा रहा है 370 इसलिए हटाई कि देश का भला होगा। मैं चुनौती देता हूं, मोदी संघ परिवार के बाप की ताकत नहीं थी कि अगर ये चीन को, अगर जम्मू कश्मीर का हिस्सा लद्दाख भी रहता, एक होता, 370 के रहते हुए हमारे भारत का शीश काट करके ये चीन को नहीं दे सकते थे योजनाबद्ध तरीके से, ताकि 370 हटने के बाद लद्दाख को छोटे हिस्से में करके, मैंने पहले कहा था 2007 से हमारे देश में संघ परिवार को चीन पाल पोस रहा है। तो ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे देश में गलवान घाटी पेंगोंग झील के पास जो भूतपूर्व सैनिक याद कीजिए, 1962 में 80,000 सैनिक थे चीन के और उनके पास बंदूकें थी, और हमारे देश के बहादुर जवानों की संख्या 12,500 थी, और लाठियों से पीट पीट कर चीनी सैनिकों को भगाया था। पूरा पेंगोंग झील हमारे पास था। और आज हमारे पास राफेल है जिसका हवा खड़ा किया जा रहा है, और राफेल में भी बड़ा घोटाला हमारे देश में। आपने देखा तेजस दुनिया का वो जहाज है 4 कंपनियों में से जो चलते हुए जिसमें तेल भर सकते हैं, उनमें तेजस को बनाने वाले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसमें 1700 इंजीनियर, 32,000 कर्मचारी, 4100 से ज्यादा जहाज बना चुके हैं। और आपको बताता हूं, राफेल बनाने की तकनीक और ठेका हमारे देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिल रहा था। तब मोदी ने कहा कि सरकारी कंपनी गरीब है, अनिल अंबानी की कंपनी को राफेल का पार्टनर बनाया जो चीन का कर्जदार है, और 88,000 करोड़ का कर्जा उस पर भारत का है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, हमारे देश पर चीनी सैनिक कब्जा कर दे, मोदी कहते हैं कोई नहीं घुसा, कोई नहीं घुसाया। रक्षा मंत्री संसद में कहता है कब्जा कायम था, अब उन्होंने कब्जा छोड़ा है। इन दोनों में से जो झूठ बोल रहा है उस पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, तेजस बनाने वाले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को राफेल बनाने की तकनीक और ठेका से वंचित करने वाले पर क्यों नहीं देशद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए, और चीनी कर्जदार अनिल अंबानी को राफेल का पार्टनर बनाने वाले मोदी सरकार पर क्यों नहीं देशद्रोह का मामला चलना चाहिए। ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। और आखिरी बात मैं कहता हूं, मोदी कहते हैं मेरी बात पर यकीन करो। मैं आप सब देशवासियों आपसे अपील करता हूं, जो देश के साथ गद्दारी करके देश का शीश काट के चीन के हवाले कर रहे हो, ऐसे गद्दारों पर कैसे यकीन करें।
जिन्होंने कहा वो 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेंगे, 2-2 करोड़ रोजगार मिलेगा लोगों को, 14 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छीन ली है। ये आप सब लोग जानते हैं। इस आदमी ने ताली बजाई, नोटबंदी करके 200 किसान मजदूरों की लाइनों में लगकर कतार पे मौत हो गई, जान चली गई। अदानी अंबानी लाइन पर नहीं लगा था, हमारा किसान मजदूर अपने 5,000 2,000 बचाने के लिए कतार में लगा। नोटबंदी से 5 लाख करोड़ का नुकसान देश को हुआ। टैक्स पद्धति नोटबंदी से 12 लाख करोड़ का नुकसान 17-18 में हुआ। और आपको बताना चाहता हूं असंगठित क्षेत्र में 24 करोड़ लाख का नुकसान हुआ। और अब मैं कहना चाहता हूं आपको आखिरी बात कि इस समय आप समझ लीजिएगा कि कोरोना के नाम पर अब मोदी कह रहे हैं कि कोरोना कोई चीज नहीं है, हम तो ऐसे डर गए थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर कोरोना नहीं, हमने पहले भी कहा था, आप सब लोग देख सकते हो, भूपेंद्र रावत ने दावा किया था कि भारत में कोरोना नहीं है, कोरोना की क्रोनोलॉजी को समझना चाहिए। और क्या प्रतिफल हुआ है हमारे सामने, 27 लाख करोड़ का नुकसान देश को हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वो संघ परिवार के सरकार के राज में हमारा भूगोल बदल रहा है, संघ परिवार के राज में हमारा संविधान खतरे में है, संघ परिवार के राज में हमारे उद्योग, व्यापार, रेलवे और बाजार चौपट हो चुके हैं। और संघ परिवार के राज में हमारे किसान भी और हमारे जवान भी और हमारे देश के खेती हर मजदूर से लेकर भूमिहीन, महिला और वंचित तबके के लोग सब खतरे में हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, कैसे हम यकीन करें मोदी पर। एक बात भी मोदी ने देश के लिए ऐसी नहीं कही जो देश के हित की हो, जवानों के हित के लिए हो, किसानों के हित के लिए हो, उद्योगों के हित के लिए हो, व्यापार के हित के लिए हो और देश के बैंकों का, रेलवे व्यवस्था के हित के लिए हो। इसलिए मोदी पर कैसे यकीन करें जो 15-15 लाख 2 करोड़ के लिए, अच्छे दिन के लिए, किसान को लाभकारी मूल्य के लिए और देश की सीमा में घुसे चीनी सैनिकों की बात पर भी झूठ बोलने वाला व्यक्ति हो। मैं लास्ट कहना चाहता हूं, मेरे लिए दुख और अफसोस की बात है कि देश और दुनिया में झूठ बोलने की मशीन संघ के प्रचारक रह चुके नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। इससे बड़ा देश के लिए और कोई अपमान हो नहीं सकता। धन्यवाद। जय जवान जय